वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। ये डिस्कशन 24 अक्टूबर 2020 का है। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा जो पहला आर्टिकल है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर CPI-IW के बारे में है। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि जो CPI-IW है उसका बेस ईयर 2001 से बदलकर 2016 कर दिया जाएगा। यहाँ पर हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ में जो इन्फ्लेशन कैलकुलेशन किया जाता है उनके वेटेज को भी इंक्रीज कर दिया गया है। ये पूरा मुद्दा क्या है, इसको जानने से पहले हम कुछ एक सवालों के जवाब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो CPI क्या है, दूसरा CPI-IW क्या है, ये CPI से क्यों डिफरेंट है, और तीसरा बेस ईयर क्या होता है और इसे बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले CPI क्या है, देन CPI-IW क्या है, देन बेस ईयर क्या होता है और इसे बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, हम और आप किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, कुछ समय बाद वो चीज़ हमें महंगी मिलती है। बीइंग अ कॉमन कंज्यूमर, तो हमें कोई चीज़ महंगी या सस्ती मिल रही है, इसे इवैल्यूएट करने के लिए हम एक टूल इस्तेमाल करते हैं, एक इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं जिसे हम इंडेक्स कह सकते हैं। वो इंडेक्स जो कंज्यूमर्स के द्वारा खरीदे जाने वाली चीज़ों के प्राइसेस में इन्फ्लेशन को इवैल्यूएट करता है, उसे CPI कहा जाता है। ठीक है, CPI-IW, देखिए CPI जो कॉमन CPI जो आपके इन्फ्लेशन को मॉडरेट वे में या नॉर्मल वे में हमारे सामने रखता है, वो CPI कंबाइंड होता है। CPI कंबाइंड में CPI अर्बन जो कि अर्बन एरियाज़ के लिए और CPI रूरल जो कि रूरल एरियाज़ के लिए होता है, इनको मिक्स करके CPI कंबाइंड बनाया जाता है जो हमें सामान्य स्थिति में इन्फ्लेशन को इंडिकेट करता है। लेकिन कुछ डिफरेंट इंडिकेटर्स भी होते हैं इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। जैसे इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए CPI को डिफरेंट वे में मेजर किया जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि एक इंडस्ट्रियल वर्कर का जो एक्सपेंडिचर पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, उसकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं, उसका खर्चा करने का तरीका अलग होता है। तो उसके लिए चीज़ें कितनी महंगी अथवा सस्ती हैं ये डिसाइड करने के लिए हम एक डिफरेंट इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं, उसे CPI-IW कहा जाता है। अब इसे इवेल्युएट करने के लिए हम बास्केट ऑफ गुड्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम एक टोकरी में कुछ सामान रख देते हैं और उन सामानों में कितनी महंगाई आ गई है या कितने उनके दाम घट गए हैं, इस बेसिस पर हम इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। अब जब हम इन्फ्लेशन को इवेल्युएट करते हैं, वी नीड अ बेस ईयर। बेस ईयर क्या होता है? देखिए, जब भी हम तुलना करते हैं तो तुलना करने के लिए हमें एक आधार चाहिए। जैसे कि 2020 की सर्दियों में या सर्दी के महीने में ठंडी ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन कब से ज़्यादा पड़ेगी? पिछले साल की तुलना में ज़्यादा पड़ेगी। यानी कि 2019 की सर्दियों की तुलना में 2020 में सर्दी ज़्यादा पड़ेगी, ऐसा लोग बोल रहे हैं। तो जो बेस ईयर है वो 2019 है, ये तुलना का साल है, तो कंपैरिजन ईयर को आप बेस ईयर बोल सकते हैं। तो अगर हम कहेंगे कि CPI-IW यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो इन्फ्लेशन है वो 2020 में ज़्यादा है, तो कब से ज़्यादा है? हमें एक कंपैरिजन ईयर चाहिए। तो जवाब है 2001 की तुलना में ज़्यादा है। 2001 एक बेस ईयर है, लेकिन ये काफ़ी पुराना बेस ईयर है। इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि 2001 की तुलना में अब एक इंडस्ट्रियल वर्कर की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बदल चुकी हैं। एक्सपेंडिचर में जो हम बास्केट इस्तेमाल करते हैं कि इस बास्केट में ये प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा है अथवा घटा है, इसमें नए नए आइटम्स ऐड हो चुके हैं। 2001 में मोबाइल का उतना प्रचलन नहीं था, इंटरनेट पे ज़्यादा खर्चा नहीं होता था, लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने को लेकर इतने ऑब्सेस नहीं होते थे। ऐसे कई सारे चेंजेस अब आ चुके हैं सोसाइटी में। उसके बेसिस पे एक इंडस्ट्रियल वर्कर के एक्सपेंडिचर का पैटर्न भी बदल गया है। इसीलिए अब आवश्यकता है कि हम इस 2001 के पुराने इंडिकेटर को छोड़कर या बेस ईयर को छोड़कर थोड़े लेटेस्ट बेस ईयर पर आएँ। ये जो चेंज है ये सर्टेन इंटरवल पे होता ही रहना चाहिए, लेकिन काफ़ी देर हो गई, इसे और पहले ही चेंज कर देना चाहिए था। यद्यपि अभी सरकार ने बोला है कि वो हर 5 साल के इंटरवल पे जो बेस ईयर है वो चेंज करेंगे। दैट इज़ रियली वेलकमिंग, ऐसा होना भी चाहिए। इतना पुराना बेस ईयर हम इस्तेमाल करें, इसका बहुत ज़्यादा औचित्य बनता नहीं है। यही कारण है कि अब बेस ईयर को 2001 से बदलकर 2016 कर दिया गया है। इसमें देखिए जो रीजंस हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं कि जो कंजम्पशन पैटर्न है वो चेंज हो गया है। यहाँ पर आवश्यकता ये भी थी कि चूंकि अब हेल्थ, एजुकेशन या जो हम रिक्रिएशन, आनंद की चीज़ों पे पैसे खर्च करते हैं और भी कुछ एक्सपेंसेस हैं, उन पर अब खर्चा बढ़ गया है, तो उस चीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाए। जबकि कंपैरेटिवली फूड और बेवरेजेस पर लोग अब रिड्यूस कर रहे हैं अपना एक्सपेंडिचर और यहाँ पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो ये चीज़ इस इंडेक्स में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसी उद्देश्य से ये बेस ईयर चेंज किया गया। अब जो बेस ईयर चेंज किया गया है उसमें फूड एंड बेवरेजेस का जो
वेटेज है उसे 39% कर दिया गया, जबकि पहले ये 46.2% हुआ करता था। हाउसिंग की स्पेंडिंग को भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर फूड एंड बेवरेजेस का घटाया गया है। हाउसिंग पे पहले जो स्पेंडिंग थी, जो उसका वेटेज था वो 15.2% था, वो बढ़ाकर 17% कर दिया गया। यहाँ पर देखिए जो कुछ अदर सेगमेंट्स हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और ट्रांसपोर्ट पर जो वर्कर्स खर्चा किया करते थे उसके वेटेज को भी 23% से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है। तो ये भी कुछ नोटेबल चेंजेस अभी इसके बेस ईयर के चेंज होने के साथ ही साथ हुए हैं। सीपीआई के बारे में यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। प्राइस लेवल जो मार्केट में बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो चेंज हो रहा है, जो एक कॉमन हाउस होल्ड खरीदता है, उसके इवैल्यूएशन के लिए जो इंडेक्स इस्तेमाल किया जाता है उसे ही सीपीआई कहा जाता है। सीपीआई का डेटा मंथली रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत काम करती है। सीपीआई कई और मायनों में इवैल्यूएट किया जाता है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई यूएनएमई यानी कि अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉइज, सीपीआई एएल एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए और सीपीआई आरएल रूरल लेबरर्स के लिए। ये सीपीआई कंबाइंड के इतर इवैल्यूएट किए जाते हैं। आरबीआई ने सीपीआई को ही अडॉप्ट किया है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे उन्होंने ये डिसीजन लिया था। बाकी सीपीआई आईडब्ल्यू जो है वो डियरनेस अलाउंसेस को डिसाइड करने में हेल्प करता है कि महंगाई भत्ता कितना देना है। इसके अलावा जो सिचुएशन है वो समझ में आती रहती है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से। लेबर ब्यूरो जो कि एक ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत, वो सीपीआई आईडब्ल्यू को मेंटेन करता है, कंपाइल करता है। हमारा अगला आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कमेटी का गठन किया है इलेक्शन में कैंडिडेट्स की एक्सपेंडिचर लिमिट को इनहेंस करने को लेकर, उसके बारे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अभी इस कमेटी का गठन किया है। बैकग्राउंड ये है कि कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा सेटअप किया गया है। अभी एक अमेंडमेंट नोटिफाई किया गया था जिसमें यह कहा गया था कि रूल जो 90 है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल 1961 का, उसमें हम अमेंडमेंट करके जो एक्सपेंडिचर है एक कैंडिडेट का इलेक्शंस में उसे 10% बढ़ा देंगे, ऐसी बात चल रही थी। इसके बैकग्राउंड में जो रीजन था वो कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन है। कैंडिडेट्स का ये कहना है कि चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो करना है, इसके अलावा पेंडेमिक के आने के बाद कुछ और एक्सपेंडिचर कैंडिडेट्स के सामने आ रहे हैं लोगों तक पहुंचने में, इसीलिए उन्हें अब ज़्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए जो एक्सपेंडिचर की लिमिट है उसे इन्हेंस किया जाए। तो जो कमेटी है उसका गठन किया जा चुका है, जिसके जो चेयरपर्सन होंगे वो हरीश कुमार जी होंगे जो कि एक्स IRS हैं। उमेश सिन्हा होंगे जो कि इस कमेटी के मेंबर होंगे। कमेटी के कुछ टर्म्स एंड रेफरेंसेस होते हैं, हर कमेटी के होते हैं, जिसके बेसिस पे वो अपना काम किया करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्टर्स की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, जैसे उनकी ये भी मांग थी कि नंबर ऑफ इलेक्टर्स बढ़ गए हैं, मतलब उन तक पहुंचने के लिए खर्चा ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन एक्सपेंडिचर लिमिट अभी भी वही है, लोगों की संख्या बढ़ गई है। तो कितनी जो नंबर ऑफ इलेक्टर्स हैं वो बढ़ गए हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्स में ये भी जो कैंडिडेट्स हैं उनकी डिमांड रहती है कि महंगाई तो बढ़ गई है, हमें कई सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, लेकिन एक्सपेंडिचर लिमिट अभी भी वही की वही है। तो ये चीज़ भी एसेस करना इस कमेटी का काम होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो बाकी के स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कुछ व्यूज़ और इनपुट्स ये कमेटी गैदर करेगी इस बारे में, और बाकी के जो अदर फैक्टर्स हैं जो इस बात को अश्योर करने की कोशिश करवाते हैं कि एक्सपेंडिचर लिमिट को बढ़ना चाहिए, उसे भी ये इवैल्यूएशन में रखेंगे। एक्सपेंडिचर लिमिट के बारे में अगर हम बात करें तो हर कैंडिडेट के ऊपर ये एक्सपेंडिचर लिमिट होती है, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ओवरऑल ऐसी कोई लिमिट नहीं है। जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो असेंबली इलेक्शंस में 20 लाख से 28 लाख के बीच है। 20 लाख की जो लिमिट है वो छोटे स्टेट्स और यूटीज़ के लिए है। छोटे स्टेट मतलब अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, और यूटीज़ के लिए है। यूटीज़ में दिल्ली नहीं आता, दिल्ली को 28 लाख के एम्बिट में रखा गया है। बड़े स्टेट्स और यूटी में दिल्ली 28 लाख की लिमिट पर आते हैं। जो लोकसभा इलेक्शंस हैं उनमें ये लिमिट 54 लाख टू 70 लाख है। वही छोटे स्टेट्स और यूटीज़ के लिए 54 लाख एक्सक्लूडिंग दिल्ली, बड़े स्टेट्स और दिल्ली के लिए 70 लाख की लिमिट है। इसके पहले जो रिवीजन हुआ था वो 2014 में हुआ था, यानी कि 6 सालों से कोई रिवीजन नहीं हुआ है। हालांकि 2018 में जब आंध्र प्रदेश तेलंगाना में डिवीजन हुआ था तब ये उनके लिए रिवीजन कर दिया गया था। तो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि जो खर्चा है वो बढ़ गया है और इलेक्टोरेट की संख्या भी बढ़ गई है, तो ये जो लिमिट है एक्सपेंडिचर की वो भी बढ़नी चाहिए। इसी उद्देश्य से इस कमेटी का गठन किया गया है। जो अगला आर्टिकल है वो लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म में वर्चुअली लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। ये कोलैबोरेशन है नेशनल म्यूजियम जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है उनका और गूगल आर्ट एंड कल्चर का। गूगल आर्ट एंड कल्चर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस प्रोजेक्ट के तहत कई जो
सेवरल 100 जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं उनको ऑनलाइन गूगल आर्ट एंड कल्चर प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा जा सकेगा पूरी दुनिया में। मिनिएचर पेंटिंग्स कुछ छोटी और कॉम्प्लेक्स पेंटिंग्स होती हैं जिसमें ब्रशिंग वर्क बहुत बढ़िया होता है। बाकी इनमें कुछ साइज स्पेसिफिक पैटर्न्स भी होते हैं। जो प्रोजेक्ट इस टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट जो है वो कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज़ करेगा, लाइक मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, डिजिटाइजेशन, हाई डेफिनेशन रोबोटिक कैमराज, इन सभी का इस्तेमाल किया जाएगा जो ये मिनिएचर प्रोजेक्ट है इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रामायण, रॉयल सागा, पहाड़ी स्टाइल जो पेंटिंग्स हैं उनके कलेक्शन को लोग एक्सेस कर पाएंगे, यूजर्स आसानी से देख पाएंगे। हमारा अगला आर्टिकल ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर सैकड़ों सालों से रिसर्च चल रही है और हमें ऐसा लगता है कि हम ह्यूमन बॉडी के बारे में लगभग सब कुछ जानते हैं, लेकिन कई बार ह्यूमन बॉडी में हमें कुछ नए ऑर्गन्स मिल जाते हैं और ये हमें सरप्राइज कर देते हैं और हमारी अभी तक की रिसर्च पर भी क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं, जहां पर हम ये क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अभी हाल ही में नीदरलैंड्स के साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक नए ऑर्गन को ह्यूमन बॉडी में डिटेक्ट किया, उसके बारे में उन्हें जानकारी मिली जब वो जो प्रोस्टेट कैंसर है उसके बारे में रिसर्च कर रहे थे। वर्तमान जानकारी के मुताबिक हमारी बॉडी में 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, कुछ माइनर भी होती हैं बट मेजर ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स ही होती हैं। लेकिन हाल की रिसर्च में ये पता चला कि एक और सलाइवरी ग्लैंड है जिसके बारे में हमें अभी तक जानकारी नहीं थी और उसकी जो लेंथ है वो भी लगभग 4 सेंटीमीटर की है, यानी कि 3.9 सेंटीमीटर की। ये सरप्राइजिंग है कि अभी तक हम इसके बारे में जानकारी नहीं रखते थे। ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये थ्रोट के अपर पार्ट में हमारी नाक के पीछे के हिस्से में पाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हिस्सा है यहाँ पर ये ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड डिटेक्ट किया गया। ये 1.5 यहाँ पर देखिए जो एग्जैक्ट है सेंटीमीटर में 3.9 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बताई गई है। रिसर्चर्स के मुताबिक हमारी नाक और मुंह के पीछे जो अपर थ्रोट के अपर जो पार्ट होता है वहाँ पर ल्यूब्रिकेशन और जो मॉइस्चर है वो इसी सलाइवरी ग्लैंड की मदद से अवेलेबल होता है या फिर मिलता है। डिस्कवरी देखिए काफ़ी पोटेंशियल है और गुड न्यूज़ है कैंसर पेशेंट्स के लिए। प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब किसी को हेड या नेक कैंसर होता था तो वहाँ पर जो रेडिएशन दिया जाता है उसे सही करने के लिए उसमें चूंकि हमें इस सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जानकारी नहीं थी तो हम इस पर ध्यान नहीं देते थे, इग्नोर कर देते थे। अब अगर रेडिएशन इस सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर पड़ता था तो कई तरीके की प्रॉब्लम इससे हो सकती है, बिकॉज जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनके कई तरीके के रोल होते हैं। वो हमारे मुंह को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, खाने को चबाने और निगलने में आसानी होती है, ये हमें बोलने में मदद करते हैं, खाने को पचाने में इनसे मदद मिलती है। ये जो कुछ डैमेज टिश्यूज़ होते हैं उन्हें भी रिपेयर करने की काबिलियत रखते हैं। तो अगर हमें एक इंपॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड के बारे में जानकारी नहीं है, रेडिएशन की वजह से हम उसे डैमेज कर रहे हैं, तो जो पेशेंट क्योर हो जाएंगे उन्हें कई और तरीके की प्रॉब्लम होगी। कई सारे पेशेंट के ऊपर ये रिसर्च की गई जिसमें ये भी पाया गया कि जिनके ये जो इस प्रकार का कैंसर था जहाँ पर रेडिएशन दिया गया, ट्यूबेरियल सलाइवरी ग्लैंड को इग्नोर करते हुए उन्होंने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स की शिकायत की। मतलब इसके जानकारी होने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स का खतरा थोड़ा सा डेफिनेटली कम होगा। अभी तक जो 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी जानकारी में थे, एक तो टंग के नीचे पाया जाता है, दूसरा जबड़े के नीचे पाया जाता है और तीसरा हमारे गालों के पीछे होता है। अब ये एक चौथा और नया सलाइवरी ग्लैंड हमें पता चल चुका है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किया। जो हमारा अगला आर्टिकल है वो G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में है। इसकी पहली मीटिंग हुई जिसमें हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने इसे एड्रेस भी किया। इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग को G20 का जो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है इसके लिए इसे अभी सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया है। सऊदी अरेबिया वर्तमान में G20 की प्रेसिडेंसी रखे हुए है, जो कि पहला अरब नेशन है जिसके पास इसकी प्रेसिडेंसी है। वैसे तो देखिए अगर हम ACWG के बारे में बात करें, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में बात करें, तो इसे टोरंटो समिट के दौरान जून 2010 में ही फॉर्म कर दिया गया था। लेकिन मिनिस्ट्रियल लेवल की जो मीटिंग है वो अभी तक नहीं हो रही थी। पहली बार मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग को हेल्ड किया गया। पर्पस तो यही था कि जो G20 के नेशंस हैं वो एंटी करप्शन एक्शन प्लान डेवलप कर सकें। G20 लीडर्स को ये बॉडी रिपोर्ट करती है और दुनिया भर में बाकी की बॉडीज़ को भी असिस्ट करती है ताकि करप्शन को रिड्यूस किया जा सके। ये कोऑपरेट करता है OECD के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ और FATF के साथ भी, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के साथ भी। G20 के बारे में बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का। 20 मेजर इकॉनमीज जो दुनिया की हैं उनमें इसे 1999 में फाउंड किया गया था।
ये जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उसे रिव्यू करता है ताकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। 20 मेंबर्स हैं, उसमें 19 देश हैं और एक EU है। जो 19 कंट्रीज़ हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन तो एक एडिशनली है। 19 कंट्रीज प्लस EU मिलाकर ये बन जाता है 20 मेंबर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन। ये कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फॉल्स बताइए। अगर आपने इसे स्पीडली पढ़ लिया हो तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट हमारे सामने है ये गलत है, क्योंकि CPI-IW को लेबर ब्यूरो के द्वारा रिलीज किया जाता है। दूसरा, हरीश कुमार कमेटी के बारे में जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तीसरा, इसमें यूनेस्को नहीं है बल्कि गूगल आर्ट एंड कल्चर है, तो ये भी गलत हो गया। ये जो चौथा स्टेटमेंट है G20 के बारे में ये करेक्ट है। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।